हेलो गाइस, वेलकम टू डायमंड क्लासेस। आज मैं यहाँ पे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड की वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। और ये पार्ट सेकंड में पहले मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ। आज हम कवर करेंगे इस पार्ट 2 जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो मतलब ये यूनिपेरेंटल नहीं होता है, बाय पेरेंटल होता है। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है इस टाइप में गैमीट फॉर्मेशन भी होती है, यानी गैमीटोजेनेसिस भी होती है और फर्टिलाइजेशन भी होती है। गैमीटोजेनेसिस बोले तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि किस प्रोसेस से होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। आगे हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है और वो दोनों गैमीट आपस में फ्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है वेरिएशंस आती हैं। मियोसिस है तो ये रिडक्शनल डिवीजन भी हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये है ही रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, ठीक है, गैमीट्स में, और जब वापस जाके मिलते हैं तभी वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका इन्वॉल्वमेंट है, मेल और फीमेल गैमिट का, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब सेम इंडिविजुअल के हों या डिफरेंट इंडिविजुअल के हों, अपोजिट सेक्स होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट सेक्स मतलब एक मेल है तो दूसरा फीमेल। ठीक है, दीज गैमिट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। ये गैमिट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। मैंने बताया ना, गैमिटोजेनेसिस से गैमिट्स बनेंगे, वो गैमिट्स आपस में फ्यूज होंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। उससे क्या बनेगा, जाइगोट, जो आगे क्या एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। इट इज़ एन एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ये एक एलोबरेट यानी बड़ा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत ही जटिल है, और स्लो प्रोसेस है। जटिल देख लो, पहले गैमेटोजेनेसिस हो रही है, फिर फर्टिलाइजेशन, मतलब 3 स्टेप होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं इसमें 3 स्टेप होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आपका क्या क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा, सॉरी गैमेटोजेनेसिस आएगा और गैमीट्स का ट्रांसफर आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन अब होगा आपका, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप भी। इसीलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको लंबा टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, और इसमें जो इंडिविजुअल बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते पेरेंट्स की, उनसे डिफर होते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, because of the fusion of male and female sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parent or amongst themselves। मैंने जैसे कि आपको बताया, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी या फिर जो आगे वाली जनरेशन जो आती है वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंजाई सो डैट थो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। व्हेन इट्स कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंग दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। अब इसके कुछ आगे फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसके 3 फेज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फेज़ होता है जुवेनाइल फेज़, जिसको हम वेजिटेटिव फेज़ भी बोलते हैं प्लांट में, रिप्रोडक्टिव फेज़ और सेनेसेंट फेज़। ठीक है, अब जुवेनाइल फेज़ में देखो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। हर ऑर्गेनिज्म को एक स्टेज आती है ग्रोथ की और मैच्योरिटी की उनकी लाइफ में। ठीक है, जिसके बाद वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होता कोई बच्चा पैदा होते ही रिप्रोड्यूस करे, ऐसा नहीं होता। उसकी बॉडी में एक एज फिक्स होती है कि हाँ इस एज के बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जिस एज में वो रिप्रोड्यूस करें उसके पहले का जो भी पीरियड होता है, यानी अगर कोई मतलब हम कोई इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करेगा आफ्टर कब कब रिप्रोड्यूस करेगा, मैच्योरिटी के बाद, जब उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद वो मतलब रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मतलब प्यूबर्टी आने से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। ठीक है, प्लांट्स में हम इसे वेजिटेटिव फेज़ भी बोलते हैं। ये अलग अलग ड्यूरेशन की होती है अलग अलग लोगों में। अब ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। आप अपने आसपास कुछ पेड़ देखो। डू यू या सॉरी थर्ड वाले पैराग्राफ में आ गए हम, सेकंड थर्ड ऊपर से, थर्ड ये ऑब्जर्व वाले में, क्योंकि बीच में कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। हर महीने मतलब वो हमेशा सेम टाइम पे फ्लावर करते हैं। वाई डू यू थिंक द एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ये कुछ फ्रूट्स के नाम लिए, जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सीजनल है। मतलब सीजनल कह सकते हैं, ये सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पूरे साल फ्लावर करते हैं। ठीक है, वो सीजनल फ्लावरिंग नहीं है। अब प्लांट्स भी किस तरह के होते हैं इसमें नीचे दिया हुआ है। प्लांट्स आर एनुअल और बाइनियल। ठीक है, बाइनियल टाइप शो क्लियर कट, मतलब एनुअल फ्लावर वो होता है जो अपना एक ही साल में अपने तीनों फेज दिखा देते हैं। मतलब जुवेनाइल फेज भी होता है प्लांट्स की बात करें तो, वेजिटेटिव फेज भी होता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है, सेनेसेंट फेज भी होता है। वेजिटेटिव फेज बोले तो मतलब रिप्रोड्यूस करने से पहले वाला फेज, रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, जब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेनेसेंट फेज जब वो रिप्रोड्यूस करना बंद करेगा, आफ्टर वो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बाइनियल टाइप कौन से होते हैं, जो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल खत्म करते हैं, मतलब ये तीनों फेज अपनी लाइफ के 2 साल में खत्म करते हैं। आगे एक पेरिनियल भी आएगा। पेरिनियल जो होता है उसका मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो कभी भी रिप्रोड्यूस करता है, मतलब फिक्स टाइम नहीं होता। फ्यू प्लांट
जैसे कि बैम्बो का दिया हुआ है, बैम्बो जो है 50 से 100 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आगे दिया है स्टोरोबेलेंथस कुंथियाना नीलाकुरांजी, जो कि 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। जिसका एक एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि कहाँ पे पाया जाता है। ये तमिलनाडु, हाँ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है, हिली एरियाज़ में। ये सितंबर 2006 में मतलब फ्लावर किया था। ये ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, सारे एक टाइम पे ही फ्लावर करते हैं आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार, ठीक है। आगे अब लास्ट वाले पैराग्राफ पे आते हैं। अमंग द एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू दे लेग एग ऑल थ्रू आउट द ईयर। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो पूरे साल एग देती हैं, कुछ सीजनल देती हैं, ठीक है। वट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक एली, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड? यू विल नोटिस दैट बर्ड लाइंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनल। आपने देखा है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो एग सिर्फ अपने सीजन में लाया करती है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब अपने आसपास हमने देखा होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो पूरे ईयर मतलब उनसे रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। ऐसा कैसे? उनकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स इंजेक्ट करके फोर्सफुली उनसे रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। वो रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो अपना मतलब अपने पर्पस के लिए हम उसे रिप्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, यू विल नोटिस बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, हाउ वेयर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, यानी फार्म जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता है वहाँ पे पूरे साल उनको रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। वो रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो अपने कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन होता है, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन अपनी अपनी मतलब सेल्फिशनेस के कारण वो इतना उनको बॉडी में हार्मोन्स इंजेक्ट करके किस तरीके से उनसे रिप्रोड्यूस कराता है फॉर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, ठीक है। द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस। जो हीमेन की जो फीमेल्स हैं उनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, ओवरीज में, एसेसरी डॉग्स में, हार्मोन्स में, ठीक है। नॉन प्राइमेट जैसे कि काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग, इनमें भी होता है साइक्लिक चेंजेस रिप्रोडक्शन टाइम, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। और जो फीमेल्स में होती हैं, मतलब सॉरी ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं यानी प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव, ठीक है। फेज एंड देयर फॉर कॉल सीजनल ब्रीडर, जिनमें ये सिर्फ अपने सीजन में होती है, मतलब जो एस्ट्रस साइकिल है सीजनल में ही चलती है, उसे बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। या फिर कह सकते हैं जो सिर्फ अपने सीजन में ही ब्रीड करे, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन है कि हाँ इस साल में ये इसी टाइम ब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। कुछ मैमल्स होते हैं जो पूरे ईयर जो है, पूरे साल जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, वो फेज जब इंसान रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, या फिर पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस, या फिर मरने की स्थिति आने वाली हो, उस टाइम पे क्या होता है, हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं, ठीक है। और ये लास्ट फेज़ होता है जिसमें डेथ आती है, सेनेसन फेज़ भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जो पर्सन ओल्ड एज के जाते हैं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी जो केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। ये थोड़ा सा 11th का पार्ट है। कैटाबॉलिज्म यानी जब केमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म जब फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी में ये रिएक्शन स्लो अप हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ कम होती है, ठीक है। यही सब पैरामीटर्स हैं हमारे डेथ के, सेनेसेंस के। तो मतलब जो हमारी बॉडी का लास्ट फेज़ होता है जब हम रिप्रोड्यूस करने के बाद, ऐसा फेज़ जिसमें इंसान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती रिप्रोड्यूस करने की। आगे एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आप पढ़ेंगे जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मैंने पहले आपको पीछे बताया कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसमें वो रिप्रोड्यूस वो 45 to 50 एज में उसका सिजेशन हो जाता है, जिसे मेनोपॉज बोलते हैं। उसके बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी बॉडी में नहीं अकर होती, तो वो उनकी बॉडी में ओवरीज भी प्रोड्यूस नहीं होती। ओवरीज बेसिकली क्या है, ओव्यूलेशन नहीं होता, तो वो रप्चर होकर आउट ऑफ द बॉडी वजाइना से थ्रू आउट होती है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, 45 से 50 फीमेल्स की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो ओवरीज है नहीं, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है। जब ओवरीज ही नहीं है तो चाहे इस वो फर्टिलाइज़ कैसे करेंगी, वो एग मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो ओवरी ही नहीं है तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगी, स्पर्म किससे जाके मिलेगा। इसीलिए जो सेनेसन फेज़ है इसमें बोलते हैं इंसान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इन बोथ मेल एंड फीमेल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके ट्रांजिशन के लिए। मतलब जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव से सेनेसन फेज़ के जाने के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इसमें हमारे क्या हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the association behavioral expression of organism, ठीक है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी अटेनमेंट करने के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स इवेंट्स एंड प्रोसेस। इनकी बॉडी में कुछ इवेंट्स और प्रोसेसेस होते हैं डेट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिसकी कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज है। इवन थो द स्ट्रक्चर एसोसिएट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडीड वेरी डिफरेंट, द इवेंट ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इवेंट होता है बहुत ही एलोबरेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेक्टराइज फ्यूजन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वी कॉल दम फर्टिलाइजेशन। द मेल एंड द फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फॉर कन्वीनियंट दीज सीक्वेंशियल इवेंट में बी ग्रुप्ड, ये सीक्वेंशियल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 3 में होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप होते हैं इसके भी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप ही एक बार पढ़ लीजिएगा, और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी मेरा पार्ट 1, वो भी एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।